देखिए, आज इस देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसकी 104 ऑफिशियल विंग्स है। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, युवाओं के तो ये एक आरएसएस, एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरे देश भर में कब्जा कैसे हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में, पार्लियामेंट उनके हाथ में, राज्यसभा उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में। पूरा देश एक ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में कैसे है? और 10 लाख ऑर्गेनाइजेशंस, इनका कहीं पर भी इनका वर्चस्व क्यों नहीं है? उसकी एक आप लोगों को उदाहरण देके समझाना चाहता हूं। विचारधारा की मैंने इसलिए बात की, हमने देखा 2014 में जब इलेक्शंस का माहौल था, इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं हुई थी, इलेक्शंस का माहौल था, तब नरेंद्र मोदी उनसे भी पहले लाल कृष्ण आडवाणी ये इस देश के पीएम पोस्ट के कैंडिडेट थे, डिक्लेयर थे, आरएसएस के माध्यम से डिक्लेयर थे कि ये 2014 में ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन एक रात में आरएसएस को यह महसूस हुआ शायद लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हमें इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, इतने सीटें नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने एक ही रात में पीएम कैंडिडेट बदल दिया और उन्होंने गुजरात से इंपोर्ट करके नरेंद्र मोदी को देश का पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। बताओ मुझे, 2014 से लेकर आज तक 2022 खत्म होने आया है, क्या इतने सालों में कभी लाल कृष्ण आडवाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरएसएस का विरोध किया है? कभी बीजेपी का विरोध किया है? क्या वहां से बाहर आकर ब्रैकेट में कोई बीजेपी एलके आडवाणी बनाई? क्या कोई आरएसएस एलके आडवाणी बनाई? नहीं। वो उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी नहीं है, उनके लिए उनकी विचारधारा सबसे बड़ी है। और हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बर्ताव इस तरह से है, और 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन में बटे हुए हम 85% के लोग, हमारा बर्ताव कैसे है? हमें अगर तहसील का भी पद नहीं दिया गया, तहसील का भी, तालुका प्रेसिडेंट कहते हो ना आप लोग, तहसील का भी पद नहीं दिया गया, मुझे कुर्सी पर भी बिठाया नहीं गया, मुझे अगर नीचे बिठाया तो मैं अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेता। और मैं क्या करता हूं? जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं बाहर आया हूं, सिर्फ उसको गाली देने का काम करता हूं। विचारधारा हमें पता ही नहीं है, हमें विचारधारा का कोई लेना देना नहीं। बुद्ध का क्या विचारधारा है, बाबा साहब की क्या विचारधारा है, महात्मा फुले की क्या विचारधारा है, शिवाजी महाराज की क्या विचारधारा है, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। हम बस आपस में ही लगे हुए हैं। वो उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार है। हम हमारी विचारधारा को फैलाने के लिए हम एक छोटा सा पद भी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। और इसलिए एक बुद्ध की बात समझा के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर इसी तरह से हम ऑर्गेनाइजेशंस में बटे रहे, संगठनवाद में बटे रहे, तो एक दिन हमारे ऊपर क्या नौबत आएगी, ये एक बुद्ध की बात से बताना चाहता हूं। तथागत बुद्ध चारिका किया करते थे, कभी एक गांव में नहीं रुकते थे, अपने विचारधारा का प्रचार और प्रसार हर एक गांव में जाकर करते थे। और वो अपने संघ के साथ, बुद्ध संघ के साथ, वो अपने संघ के साथ अलग अलग गांव में, अलग अलग प्रांत में वहां जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही चारिका करते करते वो ऐसे नगर में आकर पहुंचे, ऐसे गांव में आकर पहुंचे, वो पता नहीं कितने सालों से उजड़ चुका था। तथागत बुद्ध के संघ ने पूछा कि ये तथागत, ये कैसा गांव है? यहां पर कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहे, कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ घर है, रास्ते हैं, यहां के लोग कहां चले गए? तथागत बुद्ध ने कहा कि जाओ जरा देख कर आओ, इस गांव के लोग कहां चले गए, इस गांव के लोग कहां हैं? और सभी बौद्ध भिक्खु एक एक घर में वो छानबीन करने के लिए गए कि गांव के लोग कहां चले गए। तथागत बुद्ध भी एक घर में गए, और घर में जाते ही उन्होंने क्या देखा कि सभी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं, मर गए हैं।
और विशेष उन्होंने एक और जानकारी उनको प्राप्त हुई कि सभी जो लाशें हैं, घर के अंदर जो लाशें हैं, वो एक गड्ढे में पड़ी हुई है। उन्हें उस रहस्य का पता नहीं चल रहा था कि ये मरे तो है, लेकिन ये गड्ढे में कैसे है, ये गड्ढे के अंदर क्या है। और सभी लोगों के घरों में ये गड्ढे हैं। बुद्ध ने भी ये बात देखी और फिर सभी संघ बुद्ध के पास आए, बुद्ध से पूछा कि तथागत, ये क्या अजीब गांव है, ये क्या दृश्य है ये, कि सभी लोग मरे पड़े हैं, अपने अपने घरों में मरे हुए हैं, और विशेष कि अपने अपने घरों में एक गड्ढे में पड़े हुए हैं, इसका हमें रहस्य बताओ। तथागत बुद्ध ने सारा एनालिसिस किया और इस गांव के ऊपर क्या हुआ होगा वो तथागत बुद्ध ने उन बौद्ध भिक्षुओं को बताया। तथागत बुद्ध ने कहा, ये जो गांव है, इस गांव पर पिछले 10-15 सालों से बारिश नहीं हुई। बारिश न होने की वजह से धीरे धीरे यहां के पेड़ पौधे सूख गए, मर गए। सारे जो जानवर थे वो पानी की तलाश में अलग अलग गांवों में, अलग अलग दिशाओं में चले गए। लेकिन इस गांव के लोग गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके घर थे, जमीन थे, खेत थी, इसलिए वो अपने गांव में ही रहना चाहते थे। और जिंदा अगर रहना है तो पानी चाहिए, और इसलिए वो अपने अपने घरों में कुआं खोद रहे थे। और कुआं खोदते खोदते वो उसी में मर गए, और आज उसी कुएं में इनकी लाशें और इनके पिंजर पड़े हुए हैं। बुद्ध के संघ ने पूछा कि तथागत, क्या ये सारे जीवित नहीं रह सकते थे? तथागत ने कहा, रह सकते थे, ये सारे लोग जीवित रह सकते थे, ये सारा गांव फल फूल सकता था अगर इस गांव के लोग इकट्ठा होके सिर्फ एक कुआं अगर खोदते तो ये सारे के सारे लोग जिंदा रह सकते थे, अगर एक होकर एक कुआं खोदते। आज इस देश का संविधान नष्ट हो रहा है, आज इस देश की सारी लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंडीशंस खत्म हो रही है, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो रहा है, मीडिया तब से ही हमारा नहीं था, सारी पब्लिक सेक्टर खत्म हो रही है, और हम अलग अलग बंटकर आंदोलन कर रहे हैं। आज इस देश का अगर संविधान बचाना है, इस देश का लोकतंत्र बचाना है, तो अलग अलग कुआं खोदकर हम लोग जीवित नहीं बच पाएंगे। अगर हमें जीवित बचना है तो हमें एक होकर यह लड़ाई लड़नी होगी, इन मनुवादियों के सामने एक होकर हमको लड़ना होगा। और इसलिए मैं आज आपके मंच पे हूं, यह बताने के लिए कि मैं आपके लड़ाई के साथ, हमारे लड़ाई के साथ हम एक है, एक होकर हम लड़ेंगे। बस यही बात मैं आज आप लोगों को यहां कहने आया था। मैं आज बामसेफ के इस 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए तहे दिल से मनोकामना देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, और इसी तरह से हमारे सभी, हम लोग उनको SC ST OBC, जिसको हम एक शॉर्ट टर्म दे दिया है मूल निवासी, SC ST OBC माइनॉरिटीज, सारे माइनॉरिटीज, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सभी माइनॉरिटीज, एक मंच पर हम लोगों को लड़ना है। और एक मंच पर एक होकर हमें इन मनुवादियों से, RSS से, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इनके पेड़ नहीं, डेडिकेटेड 85 लाख वर्कर्स आज काम कर रहे हैं, 85 लाख वर्कर्स। इस तरह से हम लोगों को इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े संगठनों से हम लोगों को लड़ना है, तो उस हिसाब से हमको ऑर्गेनाइज होकर काम करने की जरूरत है। आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, खास करके हमारे फुलाताई जी का आभार व्यक्त करता हूं। पता नहीं वो पिछले कितने दिनों से मुझे फोन कर रही है और मैं फोन भी नहीं उठा पा रहा था, इतना मैं कंटिन्यूसली बिजी था। दोपहर में 12 बजे आया हूं, बिना खाना खाए, पानी भी नहीं पिया, मैं वैसे ही नहा के तुरंत यहां पर आया हूं। फिर मुझे मीरा भाई अंदर निकलना है, तो मैं आपसे मैं बहुत खुश होता कि अगर मुझे पूरा दिन का सेशन सुनने मिलता, क्योंकि यही वो मंच है जहां से मैं तैयार हुआ हूं। मैं हमेशा इसको अपना घर समझता हूं, बामसेफ को अपना घर समझता हूं। जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं।